मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में आप सभी को 1,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो उसका जो आवेदन पत्र है आप देख सकते हैं प्रारूप दिया गया है और इसी को ही आपको फिल करना रहेगा। अगर आप नगर पालिका में आते हैं वार्ड रहेंगे वहाँ पे कैंप लगेंगे और अगर आप ग्राम पंचायत आते हैं तो ग्राम पंचायत में भी कैंप लगा के ही आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्रारूप बनाया गया है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि कौन इसके लिए पात्र है और कौन इसके लिए अपात्र है। फिर फॉर्म को कैसे भरना है ये भी आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पात्रता की बात करें तो इसमें कौन सी महिला पात्र होंगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है विवाहित होना आवश्यक है। तो जो अविवाहित महिला है उनको हमारे मामा जी पैसे नहीं देने वाले। जिनकी शादी हो चुकी है और जिनमें जो कुछ महिला है जैसे कि विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला है वो भी इसमें आवेदन के लिए पात्र है। और यहाँ पे आयु सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। तो आपकी जो आयु सीमा रहेंगी वो 23 से लेके 60 वर्ष तक की महिला ही इसमें आवेदन के लिए पात्र है। तो पात्रता में सिर्फ इतनी ही चीज़ें बताई गई है। अब बात करते हैं कि कौन लोग इसके लिए अपात्र है, कौन सी महिलाएं इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगी। पहला यहाँ पे पॉइंट है जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो। मतलब पूरा परिवार अगर काम करता है और उसमें अगर 2.5 लाख से अधिक की आय होती है तो आप इसके लिए अपात्र हैं, आप आवेदन नहीं कर सकती। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पे इनकम टैक्स पेयी है, आयकर दाता है, तो अब भी आप यहाँ पे अपात्र हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है जिनका परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपकरण मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी संविदा के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके यहाँ का परिवार कोई सदस्य गवर्नमेंट कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, नियमित है या रिटायर हो चुका है, पेंशन मिल रही है, तब भी आप इसके लिए अपात्र है। लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी के या कर्मचारी हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, आपको पात्रता रहेंगी। इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है अगर आपको किसी भी जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रति माह 1,000 रुपये या उससे अधिक की राशि अगर प्राप्त हो रही है तब भी आप महिलाएं इसमें अपात्र है। इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो तो सांसद विधायक के परिवार वाले भी इसमें आवेदन नहीं कर सकते। उनके यहाँ की जो महिला है वो भी आवेदन नहीं कर सकती। इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्य हैं वे भी इसके लिए अपात्र हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकाय में निर्वाचित जन तो वो भी इसके लिए अपात्र रहेंगे। लेकिन अगर वो पंच है या उप सरपंच है ग्राम के तो वो इसके लिए पात्र है, तो वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है यहाँ पे जो परिवार रहेगा उनकी जो ज़मीन रहेंगी 5 एकड़ से अधिक यहाँ पे कृषि भूमि नहीं होना चाहिए और आपके जो परिवार है उस परिवार के नाम के सदस्यों से पंजीकृत 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर भी है तो वो भी यहाँ पे अपात्र रहेंगे। मान लीजिए आपके घर में 4 व्हीलर वाहन है या ट्रैक्टर है और वो आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम से पंजीकृत है तो आप यहाँ पे अपात्र हो सकते हैं। अब इसमें आपकी कितनी सहायता की जाएंगी इस योजना में, तो इस योजना में जो महिलाएं पात्र रहेंगी उनको 1,000 रुपये दिया जाएगा और जो उनका जो खाता आधार कार्ड से लिंक है उसमें पैसे भेज जाएंगे। और जैसे मान लीजिए कोई महिला यहाँ पे 60 वर्ष से कम आयु की है तो उनको अगर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रति माह 1,000 रुपये से कम की राशि प्राप्त होती है तो उस महिला को 1,000 रुपये तक की राशि की पूर्ति कर दी जाएंगी। मतलब बढ़ा के, ऐसा नहीं कि 1,600 रुपये, जैसे कि 600 रुपये वाली पेंशन है तो उसको 1,600 नहीं करेंगे, लोग उसी को 1,000 रुपये देंगे। 1,000 रुपये की राशि उनको एक मुश्त इसमें दे दी जाएंगी। अब यहाँ पे आवेदन कैसे होंगे, तो आवेदन के लिए ऑनलाइन होगा। लेकिन जो ऑनलाइन रहेंगे ये कैंप लगेगा आपकी ग्राम पंचायत में, वार्ड में, आंगनबाड़ी केंद्र में। वहाँ पे आपके फॉर्म को जो प्रपत्र दिया गया अभी मैं दिखाया था उसे फिल करके आपको देना है। वो लोग आपकी जो जानकारी है पूरी ऑनलाइन फिल करेंगे। उसके बाद आपको जो आवेदन पत्र, ध्यान रखिए निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं देना है आपको, निःशुल्क आपको यहाँ पे फॉर्म को फिल करना है। और आपको महिला जो रहेंगी स्वयं आपको वहाँ पे जाना होगा क्योंकि वहाँ पे आपकी लाइव फ़ोटो वहाँ पे कैंप में खींची जाएंगी और आपकी EKYC भी वहाँ पे होंगी। तो EKYC के लिए आपका वहाँ पे कैंप में जो परिवार की समग्र आईडी होती है उसी में आपकी भी नाम की समग्र आईडी होंगी और आपको खुद का आधार कार्ड भी लेके जाना है। आधार कार्ड में देखिए अगर आपके फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं तो आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करा लेना है। अब जिन महिलाओं के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं कराया है वो अभी से करवा लीजिए, नहीं तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है। आधार केंद्रों में भीड़ भी बहुत रहती है,
इसलिए आप अपना मोबाइल नंबर जरूर इसमें लिंक करा लीजिए और यहाँ पे अभी से आप सभी दस्तावेज तैयार रखिए। तो इतनी बातें तो आप सभी को समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब देखते हैं फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो ये आप देख सकते हैं फॉर्म कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको अपने नाम की समर आईडी आपको फिल करना है। तो समर आईडी में देखेंगे आपके नाम के आगे 9 अंक लिखे हैं, तो उन्हीं को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपका जो आधार कार्ड नंबर है उसे आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर जैसा आपके आधार कार्ड में नाम है वैसे आप यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर अपने पति का नाम, पिता का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो पति का नाम ही आपको यहाँ पे लिखना है वैसे तो। फिर आपको अपनी जन्म तारीख लिख देना है, जैसा आधार कार्ड में है वैसे ही लिख देना। और इसके बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे, ग्राम, शहर, जिला कौन सा है आपका, पिन कोड कौन सा है, वो सब यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर आपको मोबाइल नंबर अपना ही देना है, क्योंकि आगे चल के क्या है जो भी अपडेट आएंगी आपके मोबाइल नंबर पे दी जाएंगी। अड़ोस पड़ोस का किसी का नंबर नहीं देना, नहीं तो फिर बाद में आप ही को दिक्कत होती है। जब कभी OTP या कोई चीज़ आती है तो फिर आपको समस्या हो जाती है, इसलिए अपना नंबर ही आप यहाँ पे फिल करेंगी। इसके बाद है यहाँ पे आपका जो वर्ग होता है, मतलब आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो जनरल में आते हैं तो जनरल वाले यहाँ पे टिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे SC में आते हैं तो यहाँ पे देखिए अजगह का कॉलम बना हुआ है अनुसूचित जाति का, तो यहाँ टिक कर देना। अगर आप यहाँ पे SD आते हैं तो यहाँ टिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे OBC में आते हैं तो यहाँ पे आपको अन्य पिछड़ा वर्ग पे यहाँ पे टिक कर देना है। तो सामान्य में जो भी आपकी यहाँ पे कैटेगरिया है उसके हिसाब से आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप यहाँ पे सामाजिक न्याय विभाग की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे सामाजिक न्याय की पेंशन मिलती है तो आपको यस करना है, और नहीं मिलती तो आपको यहाँ पे नहीं कर देना है। इसके बाद है यहाँ पे आपकी विवाह की स्थिति। तो इस फॉर्म को सिर्फ विवाहित महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, तो उन्हें यहाँ पे विवाहित है तो विवाहित टिक कर देना है। अगर तलाकशुदा है तो इस पर टिक कर सकती हैं, विधवा है तो इस पर टिक कर सकती है, परित्यक्त है तो इस पर टिक कर सकती हैं। जब आप ये फॉर्म को फिल करेंगे देखना आपके वार्ड में आपके जो पार्षद रहेंगे वो भी आपके वहाँ पे हेल्प करेंगे। जो अध्यक्ष होते हैं नगर पालिका के, जैसे ग्राम पंचायत में फॉर्म को फिल करेंगे तो आप पंच रहेंगे, सरपंच रहेंगे, तो उनसे भी आप यहाँ पे हेल्प मांग सकते हैं अगर आपको दिक्कत आए तो। अब इसके बाद है यहाँ पे घोषणाएं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो बताए थे अपात्रता वाले पॉइंट वही यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है आवेदक के द्वारा की गई घोषणा। तो पहला पॉइंट में यहाँ पे टिक करना है कि आपकी जो यहाँ पे वार्षिक आय है 2.5 लाख से कम है, तो यहाँ टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स के बारे में कि आपके परिवार कोई भी सदस्य इनकम टैक्स पे नहीं करता, तो यहाँ टिक कर देना है। फिर यहाँ पे नौकरी को लेके है कि गवर्नमेंट कर्मचारी पेंशन के वगैरह का है, तो यहाँ पे भी आपको टिक कर देना है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि मेरे परिवार में किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन या ट्रैक्टर नहीं है, तो यहाँ भी आप टिक करेंगे। इसके बाद है मेरे परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक की भूमि नहीं है, यहाँ भी आपको टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अगला है मुझे भारत सरकार द्वारा किसी योजना में प्रति माह 1000 रुपये से अधिक की राशि प्राप्त नहीं हो रही है। इसके बाद है मैं स्वयं या परिवार में कोई भी सदस्य यहाँ मनोनीत जनप्रतिनिधि पंचायत के वार्ड पंच या उप सरपंच को छोड़कर नहीं है, तो यहाँ भी आपको टिक कर देना है। मैं स्वयं या मेरे परिवार कोई भी सदस्य भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड निगम मंडल उपक्रम के अध्यक्ष संचालक के सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। देखिए यहाँ पे सभी पॉइंट में आपको टिक होना जरूरी है। अगर आपका यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर आपको यहाँ पे आ रहे हैं उसके अंतर्गत तो आप इसके लिए अपात्र रहेंगे। फिर यहाँ पे है यहाँ पे लिखा हुआ है इस पॉइंट में कि आपका जो आधार कार्ड है वो आप यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। तो आपका या तो बायोमेट्रिक लिया जाएगा या तो अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो OTP के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सहमति देना है। तो ये आपके जो सहमति वाला पॉइंट है वो लिखा हुआ है। फिर आपको महिला जो भी आवेदन कर रही है अपना साइन कर देंगी इस जगह पे। अगर आप यहाँ पे अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा भी लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ये देखिए पावती है, ये पावती आपको यहाँ पे जब ये लोग ऑनलाइन आपका फॉर्म को फिल कर लेंगे तो काट के आपको दे देंगे। तो यहाँ पे आपका जो पंजीकरण क्रमांक है वो दिया रहेगा, आवेदन की दिनांक यहाँ पे लिखी होंगी, आवेदक का नाम, पति का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्मेट है आपको इसे नहीं फिल करना है, ये वही लोग यहाँ पे फिल करके देंगे आपको। तो यहाँ पे 3 पॉइंट का आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि आपकी जो यहाँ पे समग्र eKYC पूर्ण होना आवश्यक है, आपको जो बैंक खाता है वो आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है, और जो बैंक खाता है वो DBT इनेबल होना चाहिए। DBT इनेबल मतलब ये होता है कि जो भी जैसे कि मान के लीजिए राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है जो भी पैसा भेजती है डायरेक्टली आपके खाते में आ जाता है। अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो जो अकाउंट में आपने चुना है उसी अकाउंट में आपका पैसा हमेशा आते रहेगा। अगर आप इसे इनेबल नहीं कराते तो आपके इसमें कभी कभी क्या होता है 2-3 खाते रहते हैं, वो सभी अगर आधार कार्ड से लिंक है तो किसी भी में चला जाता है। लेकिन अगर कोई खाता आपका DBT इनेबल है तो वो खाता उसी में पैसा आपका आएगा। तो इस प्रकार से तो तीनों चीज़ें आपकी यहाँ पे हाँ में रहना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे जैसे समग्र KYC नहीं हुआ है तो उसे करवा सकते हैं, अगर बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं तो उसे भी आप करवा सकते हैं, और अगर आपका DBT इनेबल नहीं है तो DBT इनेबल भी आप करवा सकते हैं। ये सब आपका यहाँ पे होना ज़रूरी है।
उसके बाद ये आपको फाड़ के आपको पावती यहाँ पे दे दी जाएंगी। मान लीजिए आपका आवेदन किसी प्रकार से आप निरस्त होता है तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे सब कुछ ओके रहता है तो आपका ये वाला पॉइंट रहेगा कि आपको यहाँ पे पात्रता होने पर आपको राशि यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपको यहाँ पे आपका जो फॉर्म भरना कब से शुरू है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्म भरना दोस्तों 15 मार्च से प्रारंभ होने वाला है। योजना जो रहेंगी यहाँ पे 5 मार्च से प्रारंभ होंगी। इसके बाद आपकी जो अंतिम तिथि रहेंगी यहाँ पे 30 अप्रैल रहेंगी इस फॉर्म की भरने की। इसके बाद यहाँ पे जो लिस्ट रहेंगी 1 मई को जारी कर दी जाएंगी। फिर उन लिस्ट में जिनके नाम रहेंगे उन पर आपत्ति बुलाई जाएंगी 1 मई से लेकर 15 मई तक। उसके बाद आपत्ति का निराकरण किया जाएगा 16 मई से 30 मई तक। उसके बाद लास्ट में अंत जो लिस्ट रहती है वो जारी की जाएंगी 31 मई 2023 को। और उसके बाद 10 जून 2023 से आपको यहाँ पे 1000 रुपये की राशि आना शुरू हो जाएंगी जो कि आपको हर महीने मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पे जो आपत्ति वाली बात है ये ऐसा रहता है, जैसे किसी ने आपके गांव में फॉर्म भरा, अब वो अपात्र है, उसके बाद भी उसने फॉर्म भर दिया है। अब मान लीजिए वहाँ पे आपत्ति बुलाई जाती है उस फॉर्म को लेके, तो आप लोग वहाँ पे आपत्ति कर सकते हैं, तो उसका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसा होता ही है, आगे चल के आप देखेंगे जब फॉर्म भरना शुरू होंगे तो कई अपात्र रहेंगे, वो लोग भी फॉर्म को बढ़ चढ़ के फिल करेंगे। तो अगर आप पात्र हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो किसी को पूछना है इसमें कुछ भी जानकारी कुछ समझ में नहीं है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको फॉर्म चाहिए तो आप इसकी जो वेबसाइट है लाडली बहना योजना.com से निकाल सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। नमस्कार।